गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IAS PCS हिंदी। UPPSC प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें आज का लेक्चर हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित है, जिसमें एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लेशन, जिसको मुद्रास्फीति भी कहते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे और इसके हर एक पहलू पर अच्छे से हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि जो मुद्रास्फीति है, जो आपकी इन्फ्लेशन है, ये क्या होती है। तो दोस्तों, होता है क्या, जब आप मार्केट में जाते हो तो जो वस्तु होती है, जो हमारा गुड्स होता है, उसके क्या होता है, उसका जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो डिमांड होती है, जो आपकी मांग होती है, ये मार्केट में ज़्यादा होने लगती है, जिससे क्या होता है, सप्लाई जो होती है हमारी सप्लाई है, ये सेम होती है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो इससे क्या होता है, सप्लाई सेम है, डिमांड बढ़ रही है, तो इससे क्या होता है, वस्तु मार्केट में कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। और इस तरीके से क्या देश में मुद्रास्फीति आ जाती है, जिसको सिंपल शब्दों में महंगाई कहा जाता है। दोस्तों, इसमें एक कंडीशन और होती है, जो हमारी मनी होती है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो हमारे परचेसिंग पावर पैरिटी है, ये लो हो जाती है। जो हमारी क्रय क्षमता शक्ति होती है, ये डाउन हो जाती है। चलिए अब इसको थोड़ा किताबी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मुद्रास्फीति का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाना। यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए, परंतु उसकी तुलना में जो आपूर्ति है उसमें किसी प्रकार की वृद्धि ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो वस्तु होती है उसका मूल्य बढ़ जाता है, और ऐसी कंडीशन को इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रा की क्रय शक्ति जो होती है, जिसको कहते हैं परचेसिंग पावर का गिरना प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इस स्थिति में पहले की अपेक्षा मुद्रा से कम ही क्रय किया जाएगा। क्योंकि आप पहले 10 रुपये में 1 किलो आलू लाते थे, अब क्या होगा, 10 रुपये में आपको केवल आधी किलो, केवल 500 ग्राम ही आलू मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मुद्रा है उसका मूल्य कम हो गया है। मूल्य स्तर की कमी मुद्रा के क्रय शक्ति में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। तात्पर्य है यह है कि मुद्रा के मूल्य और वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध होता है, दोनों के बीच इन्वर्स संबंध होता है। अगर क्या होता है, अगर मुद्रा का जो हमारी मनी है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, जो हमारी वस्तु है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसके क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, जो हमारी मुद्रा है, जो हमारी मनी है, उसकी पावर है कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति अथवा कीमतों में वृद्धि के कारक अब देखते हैं। जो मुद्रास्फीति हो रही है, जो कीमत बढ़ रही है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला आता है आपका मांग पक्ष से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है, जो सरकारी व्यय है उसमें वृद्धि हो जाती है, प्रत्यक्ष कर जो होता है उसमें कमी हो जाती है, बैंक द्वारा जो ऋण ब्याज पर दिया जाता है उसमें कमी कर दी जाती है, बैंक द्वारा लोगों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में भी वृद्धि कर जाती है। इस तरीके से क्या होता है, जो मांग पक्ष से संबंधित मुद्रास्फीति आपको देखने को मिलती है। अब देखते हैं आपूर्ति पक्ष से संबंधित कारक, यानी कह सकते हैं जो हमारी सप्लाई हो रही है, जो हमारी सप्लाई होती है, उससे संबंधित क्या कारण है जिससे आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला कारण होता है जो उत्पादन होता है, इसमें कमी आ जाती है, जो आयात है इसमें कमी हो जाती है, और साथ में क्या होता है, जो कच्चे माल की कीमत है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों, होता क्या है, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें कमी आ जाती है। जो हम इंपोर्ट कर रहे थे उसमें क्या है, उसमें भी कमी आ जाती है। और साथ में जो कच्चा माल होता है, जो हमारा रॉ गुड्स होता है, उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से क्या होता है, सप्लाई पक्ष से संबंधित हमें मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। दोस्तों, जो आपका फिलिप्स वर्क होता है, ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से संबंधित होता है, और ये कहता है कि दोनों एक दूसरे के
विपरीत होते हैं, प्रतिलोम होते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखते हैं जो इन्फ्लेशन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जानने की कोशिश करते हैं। जो ऋणी होता है दोस्तों, जो ऋणी होता है साथ में कृषक होते हैं, आपके उत्पादक होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होते हैं, और साथ में क्या है, परिवर्तनशील आय के समूह वाले लोग जो होते हैं, और जो हमारे व्यापारी वर्ग होते हैं, इन सभी को तो लाभ पहुंचता है। साथ ही सार्वजनिक जो व्यय होते हैं, आयात, रोजगार, करारोपण इत्यादि में वृद्धि होती है। तो दोस्तों क्या होता है, जो आपके ऋणी होते हैं, जो कृषक होते हैं, उत्पादक होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, ये होते हैं परिवर्तनशील आय के समूह वाले लोग जो होते हैं, और साथ में व्यापारी वर्ग होते हैं, इनको तो लाभ हो जाता है। और इनके साथ जो आपका सार्वजनिक व्यय होता है, आपके जो आप इंपोर्ट करते हो, जो आपकी रोजगार होता है, साथ में जो आप कर लगाते हो, इसमें भी क्या होता है, साथ में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति से उपभोक्ता, ऋणदाता, स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी वर्ग तथा जिसके पास संपत्ति के रूप में बॉन्ड या डिवेंचर हो को भी हानि हो जाती है। सार्वजनिक बचत, निर्यात इत्यादि में भी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि क्या होता है, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा पैसे में कम चीज़ें आपको प्राप्त होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, निर्यात भी कम कर देते हैं, और जो हमारी बचत है वो भी कम होती चली जाती है। क्योंकि जो पहले हमें मान लो आपकी सैलरी 1 लाख थी, आपकी सैलरी 1 लाख थी, आप पहले 50,000 रुपये आप क्या करते थे, बचा लेते थे। लेकिन अब क्या है, आपके देश में इन्फ्लेशन आ चुका है, तो अब क्या होता है, आपकी 1 लाख सैलरी में से मात्र 30,000 ही बचा पाते हो। तो इससे क्या होता है, आपकी जो बचत है ये भी कम होती चली जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति से आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है, जो हमारा भुगतान संतुलन होता है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को पड़ता है। साथ में ये विकास में भी बाधा पहुंचाती है। मुद्रास्फीति आय तथा धन को धनवान के पक्ष में पुनः वितरित करती है। तो दोस्तों जो आपके धनवान होते हैं या जिनकी आय ज़्यादा रहती है उनको तो फ़ायदा होता है, परंतु जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इसमें क्या होता है, इसका इन्वर्स इस पर इफेक्ट देखने को मिलता है, और जो हमारा विकास कार्यक्रम करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर देता है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बैंक द्वारा संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाकर, जैसे क्या करते हैं, जो हमारी बैंक दर है उसमें वृद्धि कर दें, जो हमारे खुले बाजार की क्रियाएँ हैं उसके अंतर्गत जो भी प्रतिभूति होती है उनको हम विक्रय कर दें। अगर विक्रय करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, अगर हम कुछ चीज़ें बेचेंगे तो इससे क्या होगा, मार्केट से पैसा हमारे पास हो जाएगा, और जब मार्केट से पैसा पास आ जाएगा तो क्या होगा, इससे हम संतुलन बना पाएंगे। और साथ में क्या है, CRR और हमारा SLR इन दोनों में भी वृद्धि कर दी जाए। संकुचनकारी राजकोषीय नीति का प्रयोग, जिसमें करोपन में वृद्धि कर दी जाए, और जो सार्वजनिक व्यय है उसमें क्या है, कमी कर दी जाए, और घाटे की वित्त व्यवस्था पर भी रोक लगा देनी चाहिए। आवश्यक वस्तुओं के आयात को तो क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और साथ में जो हमारा निर्यात है उसको कम कर देना चाहिए, और जो हमारे संवेदनशील वस्तुएं हैं उनकी जमाखोरी पर भी प्रतिबंध आदि लगा देना चाहिए। चलिए अब नोट देखते हैं। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति रोकने की प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, जिसको कहते हैं विस्फीति। ये आपके इन्फ्लेशन का उल्टा होता है, इसीलिए इसको डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति के मापक के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे प्रमुख मूल्य सूचकांक, तो देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है थोक मूल्य सूचकांक, जिसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं WPI। यह व्यापार के प्रारंभिक चरण में वस्तुओं की थोक बिक्री की कीमतों में औसत परिवर्तन का मूल्यांकन करता है। जो हमारा WPI होता है इसमें वस्तुओं के थोक मूल्य को प्रदर्शित करने वाला सूचकांक शामिल किया जाता है। यह सूचकांक जो होता है, जो हमारे पास कॉमर्शियल
डाटा होता है और साथ में जो आपके उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यक्रम द्वारा ये क्या होता है आपके मासिक स्तर पर होता है। तो दोस्तों इसको क्या है, हम मासिक स्तर पर जांच करते रहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक जो बहारांश है ये होता है विनिर्मित वस्तुओं का। आप एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, इसका क्या है सबसे ज़्यादा इसमें योगदान होता है या सबसे ज़्यादा इसका भाग होता है। किसमें होता है, ये होता है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में। इसके बाद क्या है आपका प्राथमिक वस्तु तथा इंजन और विद्युत के लाभांश होते हैं। जो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है ये आपका एग्रीकल्चर से संबंधित होता है। वर्तमान में इस आधार पर जो है, जो हमने आधार बेस जो आपका बेस ईयर माना है ये 2011-12 था और इसके अनुसार जो वस्तु टोकरी में थी ये थी आपकी 697 वस्तुएं शामिल की गई थी 2011-12 को बेस ईयर मानकर। अब देखते हैं अगला इंडेक्स जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कहते हैं शॉर्ट में CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लोगों के प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है और इसे प्रदर्शित करने वाले जो मूल्य सूचकांक है वो आपको इस प्रकार देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मूल्य सूचकांक की, फिर देखेंगे जो उसका बेस ईयर है वो क्या रहेगा, उसके बाद देखेंगे संकलन एवं जो प्रकाशन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये बात करेंगे हम इंडस्ट्रियल वर्कर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन को मापा जाता है और इसके लिए जो हमारा बेस ईयर रहा है ये रहा है 2016। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं CPI-AL। तो दोस्तों ये है आपका एग्रीकल्चर लेबर के अकॉर्डिंग। तो इसको देखते हैं, कृषि मजदूरों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन को मापा जाता है और इसका जो आपका बेस ईयर था तो दोस्तों ये था आपका 1986 से 1987 और इसका जो संकलन है और साथ में प्रकाशन है ये किया जाता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो विभाग द्वारा। अब अगली बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आपके रूरल लेबर से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, ग्रामीण श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्य में परिवर्तन को मापा जाता है, जिसके लिए जो आपका बेस ईयर है ये है 1986 से 1987 और इसका जो रिपोर्ट दी जाती है तो दोस्तों ये रिपोर्ट देता है आपके श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है श्रम ब्यूरो विभाग, इसके द्वारा दी जाती है। चलिए अब अगला बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आप जिसमें आपका रूरल और अर्बन दोनों है, शहरी और ग्रामीण दोनों शामिल होते हैं। यह ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार के सूचकांकों का मिश्रण होता है। इसे नव उपभोक्ता सूचकांक भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नव उपभोक्ता सूचकांक किसे कहा जाता है तो आप बता देना जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों शामिल होते हैं और जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंधित होता है। और दोस्तों ये शुरू किया गया था 2011 में और इसके लिए जो आधार वर्ष है ये आपका 2012 है। इसका जो संकलन करते हैं ये करते हैं आपके शहरी क्षेत्रों में NSO तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा प्रकाशन, जिसको कहते हैं हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको NSO कहा जाता है। चलिए अब नोट देखते हैं। अक्टूबर 2020 में CPI-IW के परिवर्ती आधार वर्ष जो है 2001 को बदलकर 2016 कर दी गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा वर्ष कर दिया गया है तो दोस्तों ये आपका 2016। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपयोग, चलिए इसके उपयोग देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला इसका उपयोग देखते हैं
तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हमारा आर्थिक संकेतक होता है ये उसके रूप में कार्य करता है। साथ में क्या है, सरकारों एवं केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति के नियंत्रण तथा कीमत की जो स्थिरता होती है उस पर निगरानी रखता है और साथ में एक उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ता निर्धारित करने में भी अति महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। चलिए अब देखते हैं आगे, एक नोट देखते हैं। वर्तमान में आरबीआई सीपीआई संयुक्त को मुद्रास्फीति का सर्वाधिक उपयुक्त मापक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आरबीआई द्वारा किसको सबसे अच्छा मुद्रास्फीति का मापक माना जाता है, तो दोस्तों ये आपका यूपीआई संयुक्त, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों शामिल होते हैं। चलिए अगले देखते हैं अब। आवास मूल्य सूचकांक, जिसको कहा जाता है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं HPI। इसका उद्देश्य होता है आवासीय संपत्तियों की कीमतों में उतार चढ़ाव को देखना। इसे राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसको नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसको NHB कहते हैं शॉर्ट में, के द्वारा तैयार किया जाता है। इसे NHB रेसिडेक्स भी कहा जाता है और इसका आधार वर्ष जो है ये 2017-18 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका ये नेशनल हाउसिंग बैंक है इसको किस और नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसको नाम जानते हैं हम NHB रेसिडेक्स के नाम से भी जानते हैं और जिसका आधार वर्ष रहा है 2017-18। चलिए अब अगला देखते हैं। GDP डिफ्लेटर, जिसको कहते हैं GDP डिफ्लेटर, यह स्फीति मापने का बहुत उपयुक्त तरीका है क्योंकि इसमें किसी अर्थव्यवस्था के किसी वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को शामिल किया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि आप जिस भी देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो, जैसे कि आप भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, एक वर्ष के अंतर्गत यानी जो भी हमारा एक निश्चित वर्ष होगा उसमें सभी जितने भी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके मूल्य में जो परिवर्तन हुआ है उसको देखा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है GDP डिफ्लेटर इज इक्वल टू नेशनल, माफ़ कीजिएगा, नॉमिनल GDP इंटू 100 अपॉन रियल GDP। चलिए अब अगले बात करते हैं हम डिफ्लेशन की, जिसको कहते हैं मुद्रा अपस्फीति। तो दोस्तों ये मुद्रा स्फीति का, या कह सकते हो ये इन्फ्लेशन का विपरीत होता है। मुद्रा स्फीति के विपरीत स्थिति जिसमें वस्तुओं और साथ में सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में कमी होने से मुद्रा स्फीति की दर जो है शून्य से नीचे चली जाती है। यह किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा परिचालन में संकुचन या मौद्रिक आय की तुलना में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इस स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति सामान्य स्तर से ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक अतिव्यय, जिसको कहते हैं पंप प्राइमिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको बताया था कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है इसका जो प्राइस है ये क्या होता था, ज़्यादा हो जाता था। इन्फ्लेशन में क्या है, ये ज़्यादा हो जाता है। और साथ में क्या है, जो डिमांड होती है या तो ये सेम रहती है या फिर ये पूरी नहीं कर पाती, तो डिमांड सेम रहती है। और जो सप्लाई है, माफ़ कीजिएगा, जो डिमांड है ये डिमांड क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो सप्लाई है हमारी, जो सप्लाई है ये क्या होता है, ये सेम रहती है या कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा PPP होता है ये कम हो जाता है। और क्या होता है, जो मनी होती है, मनी की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिफ्लेशन की, तो इसमें विपरीत होता है। जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है और जो डिमांड है ये भी क्या होती है, ये भी डाउन हो जाती है। और सप्लाई क्या है, या तो क्या होता है ज़्यादा हो जाती है या सेम रहती है, जिससे क्या होता है परचेसिंग पावर पैरिटी बढ़ जाती है और जो हमारा मनी होती है इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन जो होती है इसको कहते हैं मुद्रा अपस्फीति। चलिए अब बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियाँ साथ साथ बनी रहे उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। दोस्तों स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, आपका जो मुद्रास्फीति है, जो आपका मुद्रास्फीति है
और जिस साथ में होता है आपका अब स्फीति, यानी कह सकते हैं इन्फ्लेशन और आपका डिफ्लेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं? सपोज कीजिए किसी सेक्टर में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है और किसी सेक्टर में क्या है आपका डिफ्लेशन चल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब अगला देखते हैं। धीमा आर्थिक विकास हो सकता है, इसमें अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मुद्रास्फीति तथा सकल घरेलू उत्पाद में आपको क्या है गिरावट देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में स्टैग्फ्लेशन की स्थिति ऐसी कंडीशन आपके सामने उत्पन्न कर देती है। अब बात करते हैं रेसेशन की, जिसको रिसेशन कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें मांग कम हो जाती है, वास्तविक उत्पादन जो है बढ़ नहीं पाता तथा बेरोजगारी बढ़ रही हो, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्थिति को रिसेशन कहते हैं। तथा वह स्थिति जिसमें रिसेशन नियंत्रण के उपाय विफल हो जाते हैं तथा अर्थव्यवस्था उच्च बेरोजगारी एवं अति निम्न उत्पादन से ग्रस्त हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को मंदी कहते हैं। इसको कहते हैं हम डिफ्लेशन, इसको कहते हैं डिफ्लेशन। तो दोस्तों इसी के साथ हमने ये लेक्चर ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।